हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 में विज्ञान विषय के एक भाग रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके पहले भी हम रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ चुके हैं, वो आपको वीडियो पार्ट 1 में मिलेगा और ये उसी के आगे पढ़ते हैं। पहला प्रकार पढ़ा था संयोजन अभिक्रियाएं या योगात्मक या संकलन अभिक्रियाएं। तो उसी के क्रम में आज दूसरी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी कहा जाता है और इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोला जाता है। तो हम समझते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं इस परिभाषा के माध्यम से, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु आ जाता है। यानी कोई यौगिक है और उस यौगिक के एक अणु के स्थान पर दूसरा आ जाता है, यानी उस यौगिक की जगह दूसरा अणु ले लेता है। तो हमारी ऐसी जो समीकरणें होती हैं या अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु आ जाता है। हम इस उदाहरण से समझते हैं कि जब लोहा कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो फेरस सल्फेट और कॉपर बनाता है। यानी लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से क्रिया करके फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनाता है। अब हम इस अभिक्रिया को समझ रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण के माध्यम से, कि कॉपर सल्फेट एक यौगिक था और इसका एक अणु कॉपर और दूसरा अणु सल्फेट मिलकर कॉपर सल्फेट बना रहे हैं। जब अभिक्रिया संपन्न हो जाती है तो कॉपर की जगह पर लोहा आ जाता है, यानी फेरस आ जाता है और यानी Fe आ जाता है, ऐसे कह सकते हो। कॉपर की जगह पर Fe आ जाता है और जो हमारा परिणामी पदार्थ उत्पाद बनता है उसे FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्राप्त हो जाता है और दूसरा कॉपर बनता है। यानी ये उदाहरण से जब लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से क्रिया करता है तो फेरस सल्फेट और कॉपर बनाता है। तो अभिक्रिया यानी किसी यौगिक के एक अणु के स्थान, किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु के स्थान पर या परमाणुओं के समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु आ जाता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इस उदाहरण में समझा। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि जब जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है, जिसमें से कॉपर सल्फेट की जगह पर जिंक आ गया, तो जिससे परिणामी पदार्थ जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ। और ये हमारे भौतिक संकेत लिखे हुए हैं, यानी जिंक जो है स्मॉल एस लिखा गया और ये इस रासायनिक सूत्र से थोड़ा नीचे लिखना है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, इसको नीचे लिखेंगे। जो हमारे ये भौतिक संकेत हैं, ये पीछे की वीडियो में आपको बताया है कि भौतिक संकेत क्या होते हैं। तो Zn यानी स्मॉल एस ये सॉलिड है, कॉपर सल्फेट एक्वस लिखा गया है Aq और वो भी स्मॉल से Aq लिखना है। एक्वस से तात्पर्य जलीय विलयन। और ZnSO4 ये भी Aq लिखा गया है, ये एक्वस हो जाएगा Aq, जिससे यानी जिंक सल्फेट का विलयन भी जलीय होगा। और हमारी कॉपर धातु प्राप्त होती है, कॉपर सॉलिड, कॉपर धातु होती है तो सॉलिड होगी यानी कठोर होगी। तो ये हमारे भौतिक संकेत नीचे लिखे हुए हैं, इससे भ्रमित नहीं होना है। और ये यौगिक से या रासायनिक सूत्र से थोड़ा नीचे लिखना है, यह ध्यान रखना। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमें समझ में आया कि किसी यौगिक के एक अणु के स्थान पर या एक अणु के परमाणु या परमाणुओं के स्थान पर दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, उसे प्रतिस्थापन विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। और ये दो उदाहरण से हम समझे। अब हम अगली रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहुंचते हैं।
अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। यानी अब हम अगली नंबर पढ़ेंगे। अगला 2 प्रकार की पढ़ चुके हैं, तीसरा प्रकार है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को इंग्लिश में इरिवर्सिबल रिएक्शंस भी बोला जाता है। अब यह होती क्या है, तो परिभाषा लिखी हुई है, इससे समझ लेते हैं कि वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में यानी एक ही डायरेक्शन में संपन्न हो सकती हैं, एक ही साइड में हो सकती हैं, उन्हें हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और अगर इन अभिक्रिया को, जैसे ये परिणामी प्राप्त हुआ है, इससे इधर के पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकते हैं, और ये जो उत्पाद हैं, जो हमारे अभिकारक हैं, इन अभिकारक के माध्यम से ये पदार्थ उत्पाद ही प्राप्त होते हैं। यानी ये अभिक्रिया इस दिशा में संपन्न हो रही है। अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में ही संपन्न हो सकती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण में समझते हैं, जब सोडियम जल से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यानी सोडियम जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिसमें से सोडियम और जल हमारे अभिकारक पदार्थ हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और अभिक्रिया के माध्यम से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। ये उत्पाद या परिणामी पदार्थ हैं। अब इस समीकरण में ये पदार्थ से, यानी सोडियम और जल की क्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन से इस दिशा में अभिक्रिया नहीं करा सकते हैं, और ना ही अभिक्रिया के द्वारा ये पदार्थ प्राप्त होंगे। अर्थात अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होगी। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण से समझते हैं, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, तब NaCl सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। इसमें भी वही नियम लागू होता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक से अम्ल क्रिया करेगा तो समीकरण एक ही दिशा में संपन्न होगी, और एक दिशा में संपन्न होने के बाद NaCl और H2O परिणामी पदार्थ प्राप्त होगा। इस समीकरण में, यानी अनुत्क्रमणीय समीकरण में या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में, इन पदार्थों से अभिक्रिया को इस दिशा में नहीं कराया जा सकता है, और ना ही ये प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार इसके आगे की जो क्रियाएं हैं अगले पार्ट में करेंगे, और इसे आप पढ़ो, समझो, लिखो।